नमस्कार दोस्तों। ये तो हम सबको ही पता है कि विवाह के बंधन में बंधने से पूर्व लड़का और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं। क्या होते हैं ये 36 गुण? आइए जानते हैं इनके बारे में। शादी को सफल बनाने के लिए वर और वधू के गुणों का मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर कितने गुण मिलने चाहिए कि वैवाहिक जीवन सफल हो? जब भी शादी की बात होती है तो ऐसे में बहुत ही सोच समझकर ध्यान में रखते हुए विवाह किया जाता है। विवाह में कहीं कोई गलती न हो जाए, कहीं वर और वधू की कुंडली में कोई दोष तो नहीं। सब कुछ जानने के लिए कुंडली का मिलान किया जाता है। अब कुंडली में मिलान करने के लिए कितने गुणों का मिलना जरूरी है? कम से कम 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। इससे कम गुण अगर मिलते हैं तो विवाह सफल नहीं माना जाता और ऐसा विवाह करना उचित नहीं होता। इस शादी को ना करने में ही वर और वधू की भलाई होती है। इस तरह के विवाह के सफल होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर कुंडली मिलान में 18 से 25 गुण तक मिलते हैं तो यह शादी के लिए अच्छा कुंडली मिलान माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे विवाह को एक सफल विवाह माना जाता है। और अगर कुंडली में 25 से 32 गुण मिल रहे हैं तो अगर वर और वधू की कुंडली में 25 से 32 गुण मिल रहे हैं तो ऐसा विवाह भविष्य में सफल माना जाता है। यह शादी भविष्य में एक अच्छी शादी साबित होगी। इतना ही नहीं, 36 में से 32 गुण मिलना विवाह के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। और अगर 32 से 36 गुण मिले तो आपको जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा गुण मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत कम लोगों में इतने अधिक गुणों का मिलान होता है। अब गुण मिलान होता क्या है? एक कुंडली में 36 गुण होते हैं, जिनको 8 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला वर्ण, दूसरा वश्य, तीसरा ताराबल, चौथा योनि, पांचवा ग्रह मैत्री, छठा गण, सातवां भकूट और आठवां है नाड़ी। अब सबसे पहले नंबर पर आता है वर्ण। वर्ण 4 श्रेणियों पर आधारित है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जाति का मिलान किया जाता है। वर का वर्ण कन्या के वर्ण से उच्च या समान होना चाहिए। यह दोनों के बीच में सामंजस्य को दिखाता है। इसके लिए एक अंक को निर्धारित किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है वश्य। यह व्यक्ति की प्रकृति और विशेषताओं से संबंधित है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वैवाहिक जीवन में कौन हावी रहेगा। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरे नंबर पर आता है तारा। यह व्यक्ति के जन्म नक्षत्र के आधार पर कुंडली से मेल खाता है। यह नक्षत्र अनुकूलता के आधार पर निर्भर करता है। ताराबल वर और वधू के भाग्य के लिए निर्धारित किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है योनि। यह वर वधू के अंतरंग प्रेम, शारीरिक अनुकूलता और यौन अनुकूलता को मापता है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। पाँचवें नंबर पर आता है गृह मैत्री। यह वर और वधू के बीच मानसिक अनुकूलता, बौद्धिक अनुकूलता और प्राकृतिक मित्रता से संबंध रखता है। यह लड़का और लड़की के चंद्र राशि की अनुकूलता को भी ध्यान में रखता है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। छठे नंबर पर आता है गण। वर और वधू दोनों के मानवीय व्यवहार, विशेषताओं और स्वभाव से संबंधित रखता है। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 7वें नंबर पर आता है भकूट। यह उस प्रेम से संबंधित है जो 2 लोग साझा करते हैं। धन और भावनात्मक अनुकूलता भकूट पर ही निर्भर करती है। वर की जन्म कुंडली में चंद्रमा की सटीक स्थिति को ध्यान में रखता है। इसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। 8वें नंबर पर आता है नाड़ी। यह वर और वधू के स्वास्थ्य और संतान से संबंधित है और इसके लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस गुण का अंक सबसे अधिक है, जिसके कारण इसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसका सीधा संबंध संतान उत्पत्ति से है। यदि दोनों की नाड़ी एक है तो संतान में दोष पाया जा सकता है। वर और वधू के गुण मिलान के साथ कुंडली में बाकी ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखकर विवाह का फैसला लेना चाहिए। कुंडली में विवाह स्थान के स्वामी की क्या स्थिति है, इस पर भी बहुत अधिक जोर देना चाहिए। कुंडली में विवाह का स्थान 7वां माना जाता है, यानी 7वें घर को विवाह का स्थान माना जाता है। कुंडली मिलान
प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे वर और वधू दोनों की ज़िंदगी पर फर्क पड़ता है। अगर कुंडली मिलान ना किया जाए तो दिक्कत हो जाती है। लड़का और लड़की अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। जय श्री राम।